A very good morning to all of you. I am Dr. महिमा गुप्ता from SD Government College ब्यावर। आज मैं आपके सामने बात करने वाली हूँ वस्तुओं और सेवाओं की आपूर्ति करने वालों के पंजीकरण से संबंधित। वस्तुओं और सेवाओं का पंजीकरण करने के लिए वस्तुओं और सेवाओं की आपूर्ति करने वालों का यानी आपूर्तिकर्ताओं का, सप्लायर्स का पंजीकरण करवाना किस समय अनिवार्य है, किस समय नहीं है, कौन सा आपूर्तिकर्ता पंजीकरण के लिए दायी है, कौन सा नहीं है, इस संबंध में हम आज बात करने वाले हैं। आप लोगों ने जो भी मैंने स्टडी मटेरियल आपको प्रोवाइड करवाया है वो बहुत अच्छे से रीड कर लिया होगा और उसके बाद में आप इस कंडीशन में पहुंच चुके हैं कि आपको ये पता चले कि कौन सा व्यक्ति पंजीकरण करवाने के लिए दायी है और कौन सा नहीं है। मैं आज आपको छोटे छोटे एग्जाम्पल्स के द्वारा प्रैक्टिकल एस्पेक्ट बताती हूँ कि किस तरीके से हम ये पता करते हैं कि कौन सा व्यक्ति पंजीकरण के लिए दायी है और कौन सा नहीं है। देखिए, आपके पास द वेरी फर्स्ट प्रॉब्लम है मिस्टर सुराणा से रिलेटेड। मिस्टर सुराणा जो है वो एक क्लॉथ मर्चेंट है। कहाँ पर? सूरत में। ठीक है, सूरत गुजरात स्टेट में है। वह गुजरात स्टेट में ही, सेम स्टेट में ही वह क्या करते हैं, माल की सप्लाई करते हैं, कपड़े की सप्लाई करते हैं। वित्तीय वर्ष आपको दिया है 1920 में उनका टोटल टर्नओवर था 30 लाख रुपीज़ रहने की संभावना है। तो आपको ये ज्ञात होना चाहिए कि 1 अप्रैल 2019 से वित्तीय वर्ष 2019-20 में यदि किसी व्यापारी का टर्नओवर 40 लाख से एक्सीड करता है तभी वह पंजीकरण के लिए दायी होता है। यानी इसका टर्नओवर 30 लाख रुपीज़ होने के कारण यह पंजीकरण के लिए दायी नहीं है। साथ ही आपको ये भी दिया है कि वह राजस्थान के व्यापारियों को भी 8 लाख रुपए के कपड़े की आपूर्ति करना चाहता है, तो क्या वह पंजीकरण के लिए दायी होगा? तो आपको ये पता होना चाहिए कि इंट्रा स्टेट सेल जो की जाती है, अंतर्राज्य पूर्ति इंटर स्टेट सेल जो की जाती है, उसके लिए उसे पंजीकरण करवाना अनिवार्य होता है, चाहे पूर्ति का मूल्य कुछ भी हो, है ना। यानी आपूर्ति कम मूल्य की हो या अधिक मूल्य की हो, जब भी वह राजस्थान के अदर स्टेट के व्यापारी को माल की आपूर्ति करेगा तब उसे पंजीकरण करना होगा, वह पंजीकरण करने के लिए लायबल हो जाएगा। सेकंड आपका पॉइंट है महेंद्र, जो कि एक चार्टर्ड अकाउंटेंट है, उन्हें एक कर सलाहकार के रूप में अप्रैल 19 से जून 19 के दौरान 19.5 लाख रुपए की फ़ीस प्राप्त हुई है। एक सेवा प्रदान करने वाला व्यक्ति है जिसे 2019-20 में 19.5 लाख रुपए की फ़ीस प्राप्त हुई है। तो आपको ये पता होना चाहिए कि वित्तीय वर्ष 1920 में यदि कोई व्यक्ति द्वारा प्रदान की गई सेवाओं का मूल्य 20 लाख रुपए से अधिक होगा तभी वह व्यक्ति पंजीकरण के लिए दायी होगा। और चूँकि यहाँ पर उसकी सेवाओं का मूल्य 19.5 लाख रुपए ही है, इसलिए वह पंजीकरण के लिए दायी नहीं है। साथ ही हमें यह भी दे रखा है कि इसके अतिरिक्त एक व्यावसायिक फर्म से भी उसे 1.5 लाख रुपीज़ वेतन के रूप में प्राप्त हो चुके हैं। यानी ये जो 1.5 लाख रुपीज़ है ये उसे अपने नियोक्ता से मिल रहे हैं। तो नियोक्ता के द्वारा जो कर्मचारी को पेमेंट किया जाता है वह उसके द्वारा कर्मचारी द्वारा प्रदान की गई सेवाओं का मूल्य नहीं माना जाता है। इसलिए ये 1.5 लाख रुपीज़ 19.5 लाख में ऐड नहीं किए जाएंगे। यानी उसका टर्नओवर या उसकी जो सेवाओं का मूल्य है वो 19.5 लाख रुपीज़ ही माना जाएगा और इस हिसाब से वह पंजीकरण के लिए दायी नहीं माना जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट आपका थर्ड पॉइंट है अंकित का। श्री अंकित एक मोबाइल फ़ोन का आपूर्ति करता है जो कि दिल्ली से माल मंगवाता है और केवल राजस्थान में आपूर्ति करता है। अप्रैल 19 से जून 19 तक उसका विक्रय 21 लाख रुपए का है। जब 21 लाख रुपए का है तो क्या वह पंजीकरण करने के लिए दायी हो चुका है या नहीं हो चुका है? आपको ये ज्ञात होना चाहिए कि वित्तीय वर्ष 1920 में पंजीकरण के लिए दायी होने की सीमा क्या है? 40 लाख से अधिक। इसलिए वह पंजीकरण के लिए दायी नहीं है।
वह इस आधार पर भी पंजीकरण के लिए दायी नहीं है कि उसने माल दिल्ली से क्रय किया है, क्योंकि वह क्या है, दिल्ली से माल क्रय किया है उसने, और लेकिन वह पूर्ति कहाँ कर रहा है, अपने ही राज्य में कर रहा है, यानी राजस्थान में ही कर रहा है। अंतर्राज्यीय क्रय करने की कंडीशन में कोई पंजीकरण के लिए दायी नहीं होता है, बल्कि अंतर्राज्यीय विक्रय करने पर पंजीकरण के लिए दायी होता है। यानी अंकित, ये जो मोबाइल फ़ोन का व्यापारी है, इसका टर्नओवर 21 लाख रुपए, जो कि 40 लाख रुपए से कम होने के कारण वह पंजीकरण के लिए दायी नहीं है। नेक्स्ट आपका पॉइंट है फोर्थ, कमल। कमल एक स्टेशनरी सामान का पूर्ति करता है। वित्तीय वर्ष में 2018-19 में उसका टोटल टर्नओवर था 18 लाख रुपीज़। 1 अप्रैल 2019 से 30 जून 2019 तक उसने 5 लाख रुपीज़ की स्टेशनरी के माल की आपूर्ति की है। लेकिन इस वर्ष में उसने पुस्तकों की पूर्ति भी प्रारंभ कर दी है, जो कि 40 लाख रुपए की पुस्तकों की पूर्ति कर चुका है। वह पंजीकरण नहीं करवाना चाहता है, क्योंकि वह यह सोचता है कि पुस्तकें कर मुक्त हैं। तो आपको उसे सलाह देनी है कि क्या उसे पंजीकरण करवाना है या नहीं करवाना है। तो देखिए, उसकी जो टोटल टर्नओवर है वो 40 लाख से अधिक हो गया है। पुस्तकें और स्टेशनरी दोनों का टोटल टर्नओवर जो है वह मोर देन 40 लाख हो चुका है। देखिए, क्योंकि उसने क्या किया, 5 लाख का यहाँ किया है, 5 लाख की स्टेशनरी और 40 लाख की बुक्स की है, यानी उसका जो टोटल टर्नओवर है वह एक्सीड कर चुका है 40 लाख को। वैसे पुस्तकों की बिक्री पर जीएसटी दे नहीं है, लेकिन उसके टोटल टर्नओवर की कैलकुलेशन करने में टैक्स फ्री और टैक्सेबल दोनों ही प्रकार के विक्रय को शामिल किया जाएगा। इसलिए उसका टर्नओवर 40 लाख से एक्सीड करने के कारण उसे पंजीकरण करवाना होगा, वह पंजीकरण के लिए दायी माना जाएगा। नेक्स्ट आपका पॉइंट है फिफ्थ पॉइंट, कि मैसर्स गुप्ता किराना स्टोर अपना समस्त क्रय किसानों और अपंजीकृत पूर्तिकर्ताओं से करते हैं। वित्तीय वर्ष 2018-19 में उनका टोटल टर्नओवर 18 लाख था। क्या वह पंजीकरण के लिए दायी है? तो अपंजीकृत व्यापारी है एक, और वह अपंजीकृत व्यापारी क्या कर रहा है, एक दूसरे अपंजीकृत व्यापारी से माल क्रय कर रहा है। तो ऐसा व्यापारी पंजीकरण के लिए दायी तभी होगा जब 20 लाख रुपए से अधिक का टर्नओवर हो, लेकिन जो उसका टर्नओवर कितना है, ओनली 18 लाख रुपए, इसलिए वह वित्तीय वर्ष 2018-19 में पंजीकरण करवाने के लिए दायी नहीं है। नेक्स्ट आपको इसी में एक और सेकंड कंडीशन दी है कि वित्तीय वर्ष 2019-20 में यदि उसका टर्नओवर टोटल 30 लाख हो जाता है, तो इन दैट कंडीशन कि क्या वह पंजीकरण करने के लिए लायबल होगा या नहीं होगा। तो आपको ये ध्यान रखना है कि वित्तीय वर्ष 2019-20 में पंजीकरण के लिए दायी केवल वही व्यक्ति होगा जिसकी टोटल टर्नओवर 40 लाख से एक्सीड हो जाती है। तो यहाँ पर 40 लाख से कम होने के कारण यह इस समय भी पंजीकरण करवाने के लिए दायी नहीं है। तो इस प्रकार से आपने देखा कि किस तरीके से हम ये कैलकुलेशन, ये एस्टिमेशंस करते हैं कि किस व्यक्ति को पंजीकरण करवाना चाहिए और किस व्यक्ति को पंजीकरण नहीं करवाना चाहिए। कौन सा व्यक्ति जीएसटी एक्ट के अकॉर्डिंग वस्तुओं एवं सेवाओं की आपूर्ति करने वालों के रूप में पंजीकरण करवाने के लिए दायी है और कौन सा व्यक्ति इसके लिए दायी नहीं है। तो मैंने आपको ये छोटे छोटे एग्जाम्पल्स के द्वारा 5 एग्जाम्पल लिए, जिसमें से पहला व्यक्ति, देखिए आप, अलग अलग पॉइंट्स से अलग अलग सिचुएशंस हैं। पहला व्यापारी ऐसा व्यापारी है जो खुद के स्टेट में माल सप्लाई करता है। तो जिस कंडीशन में वो खुद के स्टेट में यानी गुजरात में ही माल की सप्लाई कर रहा है, उस कंडीशन में यदि उसका टर्नओवर 40 लाख से एक्सीड नहीं होता है तो वह पंजीकरण के लिए दायी नहीं है। लेकिन साथ ही यदि वह बाहर के राज्यों को विक्रय करना चाहता है तो उस समय वह पंजीकरण करने के लिए दायी हो जाता है। सेकंड कंडीशन में हमने देखा सेवाओं के संबंध में 2019-20 में यदि किसी व्यक्ति द्वारा प्रदान की गई सेवा का मूल्य 20 लाख से अधिक होता है, तभी वह जीएसटी में अपना रजिस्ट्रेशन करवाने के लिए दायी होता है। तो चूँकि यहाँ पर उसे
उसके द्वारा प्रदान की गई सेवाएं जो थी वह हमने देखा कि 20 लाख से कम थी, इसलिए उसे हमने पंजीकरण के लिए दायी नहीं माना। साथ ही हमें 1.5 लाख रुपए का सैलरी भी दे रखा था, तो सैलरी के बदले में यानी कर्मचारी को नियोक्ता के द्वारा प्राप्त किए गए सैलरी के संबंध में यह नहीं माना जाता है कि यह उसने सेवाएं प्रदान की है। थर्ड पॉइंट आपका था जो कि मोबाइल आपूर्ति करता है, वह अपने ही स्टेट में माल की आपूर्ति कर रहा है और उसका टर्नओवर 21 लाख है, जो कि लेस देन 40 लाख है। जो आपके फर्स्ट कंडीशन में फर्स्ट पॉइंट में आया था कि अपने ही राज्य में माल की आपूर्ति करने पर 40 लाख रुपए से कम टर्नओवर होने पर व्यक्ति पंजीकरण के लिए दायी नहीं माना जाएगा। नेक्स्ट जो फोर्थ पॉइंट है उसमें हमने आपको बताया कि कर मुक्त और कर युक्त दोनों ही प्रकार के विक्रय को टोटल टर्नओवर के लिए शामिल किया जाता है, और अगर उन दोनों का टोटल विक्रय मिलाकर टोटल टर्नओवर मिलाकर 40 लाख से एक्सीड कर रहा है तो वह पंजीकरण के लिए दायी माना जाएगा। और फिफ्थ पॉइंट में जो कि एक अपंजीकृत व्यापारी के द्वारा अपंजीकृत व्यापारी से ही माल का क्रय किया गया है, तो 2018-19 तक यदि 20 लाख रुपए से अधिक का टर्नओवर होता तो वह पंजीकरण के लिए दायी होता, और 19-20 में यदि उसका टर्नओवर 40 लाख से एक्सीड करता है तब वह पंजीकरण के लिए दायी होता है। दोनों ही यहाँ पर फुलफिल नहीं हो रही है, यानी पहले 2018-19 में उसका टर्नओवर 20 लाख से कम है और 19-20 में 40 लाख से कम है, इसलिए दोनों ही कंडीशन में वो पंजीकरण के लिए दायी नहीं है। इस तरीके से आपको अलग अलग सिचुएशन में ये बताना है कि आपूर्तिकर्ता पंजीकरण के लिए दायी है या नहीं है।